अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में आज हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस कंक्लूड करने हैं। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 16.7। क्वेश्चन है, अ चॉक कॉइल placed in series with an electric lamp in an AC circuit causes the lamp to become dim. Why is it so? That means यहाँ पे सबसे पहले ये बात पूछी गई है कि अगर यहाँ पे एक बल्ब अटैच हो या लैंप अटैच हो इस तरह से जो ग्लो कर रहा हो, अगर इसे हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है इस तरह से, लेट्स से ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका अप्लाइड रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS है और जो सर्किट करंट है वो IRMS है। इसके अलावा जो यहाँ पे हमने लैंप अटैच किया है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और यहाँ पे हम इस तरीके से स्विच कनेक्टेड भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से जो करंट गुजरता है बल्ब की रेजिस्टेंस से, उसका एक्सप्रेशन IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z के इक्वल होता है। Z सर्किट इंपीडेंस है और जब अकेला रेजिस्टर मौजूद है तो ये इंपीडेंस रेजिस्टिव है, इसलिए सर्किट करंट क्या बनेगा, ये बनेगा IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर R। ये हमने इनिशियल केस डिस्कस कर लिया है। अब है कि हमने इसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर कॉइल अटैच कर देनी है। तो अगर अब केस इस तरह का हो कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब के साथ सीरीज में एक इंडक्टर कॉइल अटैच कर दी जाए, अगर बल्ब की रेजिस्टेंस R है तो इंडक्टर कॉइल की इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू 2 पाई FL है। और अब हम यहाँ पे सर्किट कंप्लीट रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि लेट्स से ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका अप्लाइड वोल्टेज VRMS और सर्किट करंट IRMS है, और यही जो करंट है ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब और इसके अलावा रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की ऑपोजिशन की वजह से लिमिटेड हो रहा है, और करंट पूरे सर्किट का सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो अब हम जब यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्शन कंप्लीट करेंगे तो जो अब सर्किट की इंपीडेंस है वो R² प्लस XL² अंडर रूट के इक्वल होगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से ड्रॉ होती है और जो XL है वो इस तरह से ड्रॉ की जाती है, और पहले की टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करके इस तरीके से हम सर्किट इंपीडेंस Z ड्रॉ करते हैं, और ये है एंगल थीटा। अब यहाँ पे ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या है, इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ XL ओवर R। सो अब जो सर्किट करंट फ्लो करेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो होगा IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z। सो इनिशियल जो इंपीडेंस है वो सिर्फ रेजिस्टिव थी और इसकी वैल्यू लोएस्ट पॉसिबल स्टेट पे थी, इसलिए करंट मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट के ऊपर मौजूद था, इसलिए बल्ब या लैंप मैक्सिमम ब्रिलियंस के साथ ग्लो कर रहा था। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे इंडक्टर कॉइल भी अटैच कर दी है तो उसकी अपनी रिएक्टेंस भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये फैक्टर इंक्रीज कर गया है, और इंपीडेंस के इंक्रीज कर जाने की वजह से जो सर्किट करंट है वो डिक्रीज कर चुका है, इसलिए अब बल्ब मैक्सिमम ब्रिलियंस के साथ ग्लो नहीं करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, अ वेरिएबल कैपेसिटर एडेड इन सीरीज इन दिस सर्किट मे बी एडजस्टेड अंटिल द लैंप ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस, एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल। सो अब नेक्स्ट केस ये है कि यहाँ पे जो हमने बल्ब ड्रॉ किया है जिसकी ब्रिलियंस इस वक्त पहले से कम हो चुकी है, इसकी रेजिस्टेंस R है, और इसके साथ हमने इंडक्टर कॉइल अटैच की है जिसकी रिएक्टेंस है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। इसके साथ सीरीज में हमने एक वेरिएबल कैपेसिटर भी अटैच कर दिया है जिसकी रिएक्टेंस की वैल्यू XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC है, और यहाँ पे C की वैल्यू वेरिएबल है इसलिए XC भी वेरिएबल है। अब इसके साथ हमने कनेक्टेड रिप्रेजेंट कर देना है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो कि
VRMS पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट को प्रोवाइड करेगा और सर्किट को प्रोवाइडेड करंट IRMS होगा। सो इस वजह से यहाँ पे सर्किट इस तरह से बनेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे ये सर्किट ऑन करते हैं तो हमें ये बात पता है कि हमने रेजिस्टेंस R, XL और XC हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करने होते हैं, जिससे जो इंपीडेंस है वो पहले की टेल से आखिरी के हेड तक आती है और इनके दरमियान में फेज डिफरेंस थीटा ये वाला होता है। अब चूंकि यहाँ पे जो ये लाइन है ये XL माइनस XC के इक्वल है, इसलिए जो थीटा का रिलेशन है इस केस में वो क्या बनता है, वो बनता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ XL माइनस XC ओवर R, और जो सर्किट इंपीडेंस है वो बनती है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर होल अंडर रूट पाइथागोरियन थ्योरम के तहत, क्योंकि ये लाइन हाइपोटेनियस है, ये लाइन बेस है और ये लाइन जो है परपेंडिकुलर के इक्वल है। सो ये सर्किट इंपीडेंस है। अब जो करंट का एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z। अब यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से XL माइनस XC का आंसर 0 कर लें, दैट मीन्स हम ये वेरिएबल कैपेसिटर की प्लेट्स एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो तब्दील होगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू तब्दील होते हुए XC की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक ऐसा केस जिसमें XL माइनस XC की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल आ जाएं। दैट मीन्स जिस केस के लिए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है वो 1/2 पाई अंडर रूट LC बने, उस केस के अंदर ये इंपीडेंस फिर से क्या हो जाएगी, रेजिस्टिव हो जाएगी और एक्सप्रेशन बन जाएगा IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर R। अब ये अगेन अपनी मिनिमम वैल्यू के ऊपर है, तो जो सर्किट करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर चला जाएगा और बल्ब जो इनिशियली डिम हो गया था अब वो दोबारा मैक्सिमम ब्रिलियंस के साथ ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारी लॉजिक है इस क्वेश्चन की। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसका आंसर डिस्क्राइब किस तरह से करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इनिशियली व्हेन द AC सर्किट इज कनेक्टेड टू alternating source, the current through the circuit is given by IRMS is equal to VRMS by Z. Since only resistance of the circuit is present, the impedance is equal to resistance, i.e. Z is equal to R. It is minimum value of impedance, so the lamp present in AC circuit glows with its maximum brilliance. तो जब Z R के इक्वल है और ये Z की मिनिमम वैल्यू है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होगा और पावर का एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू I स्क्वायर R मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम रहते हुए करंट मैक्सिमाइज हो गया है। सो इस वजह से बल्ब मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा। नेक्स्ट है व्हेन एन इंडक्टर चौक कॉइल ऑफ रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू 2 pi FL is placed in series in the circuit impedance increases. Impedance is given by Z is equal to R square plus XL square. So the circuit current decreases and brilliance of the lamp also decreases. तो भाई जब यहाँ पे इस बल्ब के साथ सीरीज में एक इंडक्टर कॉइल प्लेस कर दी जाएगी तो सर्किट इंपीडेंस बढ़ जाएगी, और जब सर्किट इंपीडेंस बढ़ जाएगी तो सर्किट करंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रिलियंस ऑफ बल्ब है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। फिर नेक्स्ट है when a capacitor is added in series in the circuit impedance becomes Z is equal to R square plus XL minus XC whole square। तो भाई जब यहाँ पे हम इस बल्ब के साथ जिसके साथ सीरीज में हमने एक इंडक्टर कॉइल अटैच की हुई है, इसके साथ कैपेसिटर भी अटैच कर देंगे, तो फिर जो सर्किट इंपीडेंस है वो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज XC इज इक्वल टू 1/2 pi FC। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस मे बी चेंज टू एडजस्ट वैल्यू ऑफ XC, सो XL इज इक्वल टू XC और XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के इक्वल आ जाए, जिससे ये फैक्टर यहाँ पे 0 हो जाएगा और Z किसके इक्वल आएगा, वो R के इक्वल आ जाएगा। So the circuit impedance again becomes minimum and resistive, i.e. Z is equal to R. Current in the circuit increases again and the bulb glows with maximum brilliance again. हमारा next short question है 16.8. Explain the conditions under which electromagnetic waves are produced from a source. Dear students, हम ये बात जानते हैं कि जिस भी फ्रीक्वेंसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में ट्रांसमिट करना हो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो हम उसे फीड करते हैं सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को,
जो एक मैग्नेटिक कोर के थ्रू कनेक्टेड होती है सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर के साथ, और ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये अटैच होती है किसी ट्रांसमिटिंग एंटेना के साथ। अब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे चार्जेस प्लस और माइनस ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, जिससे स्पेस में जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि ट्रैवल करती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और इसके लिए स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं इस तरीके से कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इस तरह से ऑसिलेट करता है कि वो बोर्ड से बाहर और बोर्ड से अंदर की तरफ ऑसिलेट कर रहा होता है। और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वेव्स जनरेट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस की वजह से आगे की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो सेम जैसे किसी पर्दे के अंदर आप उसको ऑसिलेट करवा के वेव्स जनरेट कर देते हैं जो कि आगे की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो सेम वैसे ही आप स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ऑसिलेट करवाओगे तो उसके अंदर भी रिपल्स जनरेट होंगी जो सेम पर्दे के रिपल्स की तरह आगे की तरफ ट्रेवल करेंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टर्बेंस साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस भी जनरेट करती है और ये डिस्टर्बेंस स्पीड ऑफ लाइट से आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती है। अब हम जरा इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। आंसर है द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ सोर्स इज द ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज कैरियर्स when an alternating signal is connected to primary coil of a transformer and its secondary coil is connected to a transmitting antenna, the output signal makes the charge carriers oscillate with the frequency of applied signal. That means यहाँ पे इस एंटीना में चार्ज कैरियर्स ऑसिलेट करते हैं अप्लाइड वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेशन सेट हो जाती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और इनका रिलेशन E इज इक्वल टू CB से होता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बहुत वीक होता है, इसे C से मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनता है। The combined effect of such mutually perpendicular oscillations of electric field and magnetic field appears as electromagnetic waves which propagate in space with speed of light, just like ripples generated on the surface of water travel in outward direction. लेकिन जो रिपल्स वाटर सरफेस पे बनते हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती बल्कि बहुत ही थोड़ी होती है और वो वेव्स 2 डायमेंशनल होती हैं क्योंकि सिर्फ सरफेस ऑफ वाटर पर ट्रैवल करती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं वो किसी पॉइंट ऑफ जनरेशन से 3 डायमेंशनली ट्रैवल करते हुए अदर पॉइंट्स तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16.9 हाउ इज द रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन selected on your radio sets. So dear students, जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस किया कि किसी सोर्स से जनरेट होने वाली ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी को फीड कर दिया जाता है किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से जो कनेक्टेड होती है सेकेंडरी कॉइल के साथ मैग्नेटिकली, और सेकेंडरी कॉइल फर्दर कनेक्टेड होती है किसी ट्रांसमिटिंग एंटीना के साथ, और ट्रांसमिटिंग एंटीना के अंदर ऑसिलेशंस होती हैं जिसकी वजह से स्पेस के 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में डिस्टर्बेंस जनरेट होती है और ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन सेट होती हैं बोर्ड से बाहर और बोर्ड से अंदर की तरफ। और इनमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में या इनमें और वेलोसिटी की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल मौजूद होता है। अब जब ये ऑसिलेशंस ट्रैवल करती हुई किसी रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती हैं तो उस रिसीविंग एंटीना के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स इस स्पेस टाइम में ट्रैवल करके आती हुई डिस्टर्बेंस की वजह से ऑसिलेट करते हैं इस तरह से कि जब यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, जब यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, प्रोवाइडेड दैट के ट्रैवलिंग टाइम को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्पेस में बहुत बड़ी तादाद में फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं
स्पेस में सिर्फ एक रेडियो स्टेशन तो ट्रांसमिशन नहीं दे रहा, बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं, कुछ FM के हैं, कुछ AM के हैं, इसके अलावा टीवी स्टेशन भी हैं और अनगिनत मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा सैटेलाइट के सिग्नल्स मौजूद हैं। तो हम उसमें से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को किस तरह से सिलेक्ट करें, तो उसका तरीकाकार बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे जो रिसीविंग एंटीना है इसको कनेक्ट कर दें किसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के साथ, इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की रेजिस्टेंस है तो इसके साथ यहाँ पे एक इंडक्टर कॉइल अटैच करें जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू L है, और साथ कनेक्ट कर दें एक कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटेंस C है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है। ये कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर होगा, सो इसकी वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर रहे होंगे तो एक्चुअली हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पैरेलल रेजोनेंस रिजेक्टर टैंक सर्किट या ऑसिलेटर सर्किट को एडजस्ट कर रहे होंगे। C की वैल्यू इंक्रीज करने से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी या फिर इसके वाइस वर्सा। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर अगर इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया जाए तो जो इंपीडेंस है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स उसका ग्राफ कुछ इस किस्म का बन रहा होता है। ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है इंपीडेंस की वो मैक्सिमम और रेजिस्टिव होती है। इस वजह से यहाँ पे बनने वाला जो करंट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो क्या होता है, वो अपनी मिनिमम वैल्यू के ऊपर मौजूद होता है, इस तरह से। सो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो मिनिमम है। तो अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जनरेट होने वाला करंट वो इस सर्किट से पास नहीं कर सकता। बाकी हाई फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ से पास कर जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ से पास कर जाएगा। सिर्फ कौन सा करंट पास नहीं कर पाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है या उसके करीब करीब है, वो फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट होगी और रिजेक्ट होने के बाद फीड कर दी जाएगी किसको, एक एम्पलीफायर सर्किट को। एम्पलीफायर सर्किट को हम इस ब्लॉक के जरिए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इस ब्लॉक के जरिए से एक सर्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होगी और एम्पलीफाई होने के बाद फीड की जाएगी किसको, एक और ब्लॉक को, जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, डी मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर क्या है, जो यहाँ पे रेडियो स्टेशन रिसीव हो रहा है वो चाहे FM है या AM है, उसके अंदर से कैरियर वेव को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद सिर्फ सिग्नल रिमेनिंग होता है और वो सिग्नल फीड कर दिया जाता है किसको, किसी स्पीकर को, और वो स्पीकर इसके अगेंस्ट ऑसिलेशन करके साउंड जनरेट करता है। अब अगर ये मोबाइल फोन के सिग्नल्स हैं तो उसका अलहदा एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, टीवी है तो उसके लिए अलहदा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके जरिए से हम इन वेव्स को प्ले कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे, receiver antenna receives the signal being transmitted from a transmission station. The mechanism of receiving is that the charge carriers oscillate when the signal is received. The charge carriers oscillate with many frequencies. To eliminate all other frequencies, a parallel resonance rejector tank circuit is used. It eliminates all other frequencies except near resonance frequency. The expression of resonance frequency is given by FR is equal to 1 over 2 pi under root LC. To change the frequency of radio station to be tuned by the circuit, a capacitor of variable capacitance C is used. The resonance frequency after being rejected is fed to an amplifier circuit. The amplifier circuit amplifies the signal which is fed to speaker after removal of carrier wave. The process of separation of carrier wave and signal is called डीमॉड्यूलेशन, और ये प्रोसेस जो डिवाइस करता है उसका नाम डीमॉड्यूलेटर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16.10 व्हाट इज मेंट बाय AM एंड FM। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर जब AM एंड FM का मतलब पूछा जाए तो उससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप उसका लफ्जी मतलब लिख दें, उसमें आपने उसकी डिटेल्स भी ऐड करनी होती हैं। सो AM से मुराद क्या है, AM से मुराद है एम्पलीट्यूड
मॉड्यूलेशन, और FM से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दोनों वेव्स के अंदर ही कैरियर वेव मिक्स की जाती है ऑडियो सिग्नल के साथ, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है, चेंज होता है सिग्नल के साथ, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वेरी करती है, और उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है। दोनों केसेस में ही सिग्नल का सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है। दोनों केसेस में ही हम डिस्कशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वेरिएशन के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है AM की वो 540 किलोहर्ट्ज से लेके 1600 किलोहर्ट्ज तक होती है, जबकि FM की फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो जो 108 मेगाहर्ट्ज का FM स्टेशन है उसे हम FM 108 भी कहते हैं। इसके अलावा ये AM की ट्रांसमिशन अराउंड द ग्लोब सुनी जा सकती हैं, वर्ल्ड वाइड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी खासियत है कि इट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, और ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वेव है ये लिमिटेड से एरिया के अंदर सुनी जा सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं। These waves are obstructed by buildings, dust particles and many more. इसके अलावा FM की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी इंटरफेरेंस विद अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स AM की निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी वेवफॉर्म बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल नहीं कर सकती। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब किस तरह से करना है। सबसे पहले डिस्क्राइब करना है AM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। व्हेन अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, it is subjected to interference with a high frequency carrier wave. After interference, the amplitude of modulated wave increases or decreases as amplitude of audio frequency varies. The modulated signal has frequency range of 540 kHz to 1600 kHz. The frequency range has a characteristic that it is totally internally reflected through Earth's atmosphere. So the AM transmission can be received worldwide. The signal has comparatively lower frequency from FM signal, so its signal has lower audio quality as compared with FM. फिर बारी आती है FM की। FM stands for frequency modulation. When a low frequency sound signal is to be transmitted over long distances, it is subjected to interference with a high frequency carrier wave. After interference, the frequency of modulated wave increases or decreases as amplitude of audio frequency varies. The modulated signal has a frequency range of 88 MHz to 108 MHz. The frequency range has a characteristic that it is scattered and obstructed by dust particles, buildings and other obstacles. So the FM transmission cannot be received over long distances due to less ability to travel around obstacle, and it is more prone to interference as compared with AM. The signal has comparatively higher frequency from AM signal, so its signal has better audio quality as compared with AM. आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को कंक्लूड किया। नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन स्टार्ट होगी। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।